बहुत ही प्रासंगिक इशू है। आज के समय में अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो सबसे बर्निंग इशू रहा वो है G20 का भारत में होना। दोस्तों G20 का भारत में होना तो वैसे एक 20 देशों के बीच की क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन वाकई में कहा जाता है कि अतिथि कोई भी आए, आपके घर में आए, आपके देश में आए, लेकिन उसकी जो वेलकमिंग होती है वो बर्निंग वेलकमिंग होती है। और हमारे देश ने G20 के देशों को बहुत ही शानदार वेलकमिंग दिया। और ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो भारत जो है वो पूरी दुनिया में छा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का नाम इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक सर्च किया जा रहा है, सबसे अधिक देखा गया है। तो अभी आप देखेंगे G20 जो है वो 1 दिसंबर 2022 से अभी कहा जाए तो ये हमारे यहाँ 10 सितंबर तक दोस्तों ये चला है। और आगे हमने अपने ही देश से हमने ये जो G20 का अगला सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका को दिया है दोस्तों। तो आप देखें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत G20 अध्यक्ष में सबका स्वागत करता है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे से हमने सबका स्वागत किया। दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्राचीनतम विचारधारा है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो वो भारत के उपनिषदों में, भारत के वेदों में दिखाई देता है। हमने पूरे दुनिया को एक समग्र गाँव की भूमिका में देखा, एक समग्र परिवार की भूमिका में देखा। इसीलिए तो कहा गया वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो है ना वाकई में ये गौरवान्वित करने वाली बात कि जो भारत ने आदिकाल में प्रारंभिक समय में ही जिस विचारधारा को स्वीकार किया था, आज पूरी दुनिया उसी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। बहुत ही सुखद क्षण है यह भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। गौरव का क्षण है उस भारतम मंडपम के लिए जो वाकई में इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सभ्य, सबसे विकसित देशों का सम्मेलन एक जगह कराने में सफल रहा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या है G20। G20 के बारे में दोस्तों अगर बताऊं मैं तो G20 के बिना दुनिया अधूरी नजर आएगी आपको। क्योंकि अगर आप देखें तो 195 देश हैं और उसमें जो है 20 देश हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगर उनकी GDP में योगदान देखेंगे तो GDP में उनका योगदान है 80%, है ना। आप समझे 80% का योगदान देने वाले ये 20 देश वाकई में कहें तो इसमें से लगभग 175 देशों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप समझ सकते हैं, अगर कहा जाए तो इसमें पूरी दुनिया की जनसंख्या का भी महत्तम अंश आता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखें इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपियन समूह। लेकिन अगर अभी हम चर्चा करें तो अभी इसमें एक और देश जुड़ जाता है। तो दोस्तों वो देश कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है वो 21 सितंबर से दोस्तों आपके G20 का एक महत्वपूर्ण अंश बन जाता है। तो इस बार के करंट का क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 100% बनेगा। वो UPSC में भी बनेगा, PCS के एग्जाम में भी बनेगा और समीक्षा अधिकारी में भी बनेगा। क्या बनेगा कि आखिर 2023 में या हम कहें G20 के अंतर्गत वर्तमान में अभी कौन से समूह को शामिल किया गया है? तो वो है अफ्रीकन यूनियन। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कंटेंट को बेहतर तरीके से तैयार रखिएगा। इनमें कौन से देश सम्मिलित होते हैं, कौन से नहीं, उन पे भी चर्चा की जाती है और अभी हाल ही में कौन सम्मिलित हुआ उस पर भी चर्चा की जाती है। देखते हैं हम लोग। सॉरी, मैंने अभी आप सभी को एक साउथ अफ्रीका बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, इंडोनेशिया से हमने लिया था और अभी वर्तमान में हम इस ट्रायंगल के थ्रू भारत जो है वो ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता दे रहा है। भारत को ब्राज़ील की अध्यक्षता दे रहा है। तो पीछे जो मैंने बोला इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। और दोस्तों आप देखें यहाँ पे आप देखें कि जब इंडोनेशिया से हमने लिया था और वर्तमान में भारत में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका आयोजन किया गया और भारत अब जो है यह ब्राज़ील को इसे समर्पित कर रहा है, ब्राज़ील को इसे दे चुका है। देखिए G20 में भारत
का किन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा? अगर आपसे पूछा जाएगा तो निम्नलिखित में से आपको बताना पड़ेगा कि किन मुद्दों पे सर्वाधिक इनका फोकस रहा। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये है महिला सशक्तिकरण के विषय पर, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, सर्कुलर इकोनॉमी पे और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर और टूरिज्म पे, तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में होने वाला ये G20 कौन सी मीटिंग थी, कौन सी मीटिंग थी, तो आपको बताना है ये 18वीं मीटिंग थी, ये 18वीं मीटिंग थी G20 की, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी से बनते हैं, बहुत ही सूक्ष्म अंतरों का प्रश्न आप सभी के सामने रखा जाता है जिसे आपको इसका जवाब देना पड़ता है। और अगर ये पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो G20 हुआ था उसका शेरपा कौन था, उसका शेरपा कौन था, तो आप इसका उत्तर तो जानते ही होंगे, कमेंट बॉक्स में आप करिए मुझे, अभिकांत दास, है ना, अभिकांत, ठीक है, सॉरी अमिताभ कांत है, अभिकांत मैंने लिखा वहां पे, इसके लिए हाँ, अभिकांत अमिताभ, है ना, अमिताभ कांत। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब प्रश्न इसमें पूछा जाएगा तो अभिकांत लिखा रहेगा, ठीक है ना, अभिकांत लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, अमिताभ होगा। और हमारे दिमाग में लगातार हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का नाम दिमाग में चलता रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ आप गलती ऐसा न कर दें, इसके वजह से आपको ये चीज़ें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो ये 18वीं G20 सम्मेलन था और हमारे जो शेरपा थे वो अमिताभ हैं, ठीक है ना, अमिताभ कांत हैं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और सारी बातें आप यहाँ पे देखें कि हमारा मेन मुद्दा क्या था इस बार के G20 का, तो महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिकल क्राइम, और उसके साथ साथ दोस्तों हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर, टूरिज्म और क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को इस बारी तैयार करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगर हमने आपसे चर्चा अभी किया था कि ग्लोबल जीडीपी का करीब 80% G20 देशों के पास में है, 80% ऑफ जीडीपी अगर हम देखें तो G20 के देशों के पास में है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि G20 के देश जहां अपनी भागीदारी देंगे, जहां एकत्रित होंगे, सोचिए पूरी दुनिया एक जगह पे एकत्रित हो रही है, वो चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, तकनीकी की बात हो, सभी कुछ इन्हीं देशों के पास में एकत्रित किया गया है। G20 देशों का करीब 75% इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड है। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है उसमें सिर्फ ये 20 देश हैं, G20 के देश हैं जिन्होंने 75% इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। आप सोचिए 75% ये हैं, तो 175 देशों ने मात्र 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया है। आप तुलनात्मक तरीके से देख सकते हैं कि आखिर कितना महत्वपूर्ण रहा है G20 का सम्मेलन। वहीं दोस्तों अगर आप देखें G20 देशों में विश्व की कुल 60% आबादी निवास करती है, 60% पॉपुलेशन, ठीक है, इन G20 है ना कंट्रीज। तो आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया का 60%। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं 195 देशों पे, तो दोस्तों आप देखें कि ये 20 देश कितने महत्वपूर्ण हैं, 20 देश ये कितने महत्वपूर्ण हैं जो निर्धारित कर देते हैं कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, विकास का स्वरूप होगा, और इस विविधता को विविधतापूर्ण विश्व में कैसे हम एक समानता समरसता ला सकते हैं। वहीं आप देखिए दोस्तों G20 में दुनिया के विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सारे देश विकसित हैं, इसमें विकासशील देश भी शामिल है। जैसे भारत को हम स्वयं अगर कहें तो भारत
विकासशील देश है, जिसे अब कहा जाए तो यह दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो रहा है। लगातार हम वैज्ञानिक क्षेत्रों में, जैसे अभी हमने देखा चंद्रयान 3 हमने किया, आदित्य फर्स्ट हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो विज्ञान के क्षेत्र में हमारी बढ़ती स्थिति, सुरक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ती हमारी स्थिति, अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बढ़ती हमारी स्थिति, और कहा जाए तो हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, इनोवेशन के क्षेत्र में हों, सुरक्षा के क्षेत्र में हों, नए आविष्कार के क्षेत्र में हों, इन सभी में जब भारत अपनी स्थिति को बेहतर मजबूत कर रहा है तो जल्द ही भारत एक विकसित देश की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए G20 जो है, G20 में ये ग्लोबल समूह जो है मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे पर कार्य करता है। ये इनका मुख्य अंश है। तो दोस्तों अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम जहाँ पे इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली के अंतर्गत, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका जवाब मैं आपको अगले अपनी G20 के फैक्चुअल डेटाबेसेस क्लासेस में दूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आखिर इसका प्रतिरूप कहाँ से लिया गया है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आखिर इसका जो प्रतिरूप तैयार किया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम लोग कहें तो जो इसकी थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, और जो अफ्रीकन यूनियन के अजाली है ना, असोमानी, इनको अभी जो है इस साल माननीय मोदी जी ने, ठीक है, इनको अगले G20 के लिए इनवाइट किया है। तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको, आपके सामने एक प्रश्न है, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा इस पर, एक पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा कि भारतम मंडपम जो है ये क्या है, इसका प्रतिरूप कैसे डिज़ाइन किया गया, किसने डिज़ाइन किया, ठीक है, कितने दिन में तैयार हुआ, क्या बजट रहा इनका, ये सारी चर्चा करने वाला हूँ। अगली वीडियो में एक चर्चा और कि G20 सम्मेलन में आने वाले अतिथियों का खर्च किसने उठाया, कितना खर्च हुआ, और आप देखें कि G20 में कैसे खर्च का बंटवारा होता है। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि उनकी 1 घंटे की उड़ान 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च पे जाती है। तो इतने लंबी उड़ान और इतने बड़े बड़े बहुत महंगे होटलों में रहने का खर्च कितना था, कैसे इसको हम लोग किस देश पे इसका भार आता है। अगर देखा जाए भारत पे ही पूरा भार आ जाएगा तो भारत की तो अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा कहा जाए खर्च की स्थिति में से गुजरना पड़ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे विश्लेषण के साथ आप सभी के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कुछ प्रश्न आप सभी के लिए रखा है यहाँ पे, तो आप इन प्रश्नों का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के आधार पे ही हम आपकी क्या आवश्यकता है इन पे चर्चा कर सकते हैं, उन बिंदुओं को और अधिक फोकस कर सकते हैं जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, जो आप हमसे समझना चाहते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो चलिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।